नमस्कार। अमन गुप्ता टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत ऋतुचर्या को समझने वाले हैं। मतलब मौसम के साथ हमारा शरीर कैसे बदले, कैसे हम स्वस्थ रहें, इसकी पूरी साइंस। और ये सारा ज्ञान हमें मिलता है चरक संहिता के 6 अध्याय तस्याशीतियोऽध्यायः से। देखिए, ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं है। बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर समझ लीजिए कि बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आयुर्वेद में साल को कैसे बांटा गया है। फिर एक एक करके हर मौसम को देखेंगे, सर्दी, बसंत, गर्मी और हाँ, मॉनसून से लेकर शरद तक। जानेंगे कि क्या खाना है, कैसे रहना है और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि एक मौसम से दूसरे में बदलते वक्त बीमार पड़ने से कैसे बचें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, वो नींव जिस पर ऋतुचर्या का पूरा विज्ञान टिका हुआ है, यानी साल का विभाजन। देखिए, आयुर्वेद मानता है कि प्रकृति की जो लय है वही हमारे शरीर की लय है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद ना पूरे साल को 2 मेन हिस्सों में बांटता है, जिन्हें कहते हैं अयन। पहला है आदान काल। आदान मतलब लेना, सोखना। इस समय सूरज की गर्मी और हवा की रुखाई इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारी एनर्जी को सोख लेती है। और ठीक इसका उल्टा है विसर्ग काल। इसमें चांद का असर ज्यादा होता है, जो हमें बल देता है, ताकत देता है। मतलब ये एक तरह का नेचुरल गिव एंड टेक का साइकिल है। और ये जो श्लोक है ना, ये इसी पूरी बात का सार है। ये सीधे सीधे इन दोनों अयनों को हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से जोड़ता है। इसी से हमें समझ आता है कि साल के कुछ हिस्सों में हम एकदम एनर्जेटिक और कुछ में थकावा क्यों महसूस करते हैं। और इस चार्ट को देखिए, यहाँ वो श्लोक एकदम साफ साफ दिख रहा है। ध्यान से देखिए, हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ सर्दियों में मतलब हेमंत और शिशिर में सबसे ज्यादा होती है। फिर बसंत और शरद में मीडियम रहती है और गर्मी और मानसून में सबसे कम हो जाती है। ये सीधा कनेक्शन है प्रकृति और हमारे शरीर का। तो अब बात करते हैं उस समय की जब हमारी ताकत एकदम पीक पर होती है, यानी सर्दियों में। चलिए समझते हैं कि हेमंत और शिशिर ऋतु में हमें करना क्या चाहिए ताकि इस बढ़ी हुई ताकत का सही इस्तेमाल हो सके। सर्दियों का सबसे बड़ा सीक्रेट है हमारी पाचन अग्नि, जिसे आयुर्वेद में अनल कहा गया है। होता क्या है कि जब बाहर ठंड होती है तो शरीर की सारी गर्मी अंदर ही रुक जाती है। इससे हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी जठरा अग्नि नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। समझ लीजिए बॉडी का हीटर फुल पावर पे चल रहा है। तो अब इस स्ट्रांग अग्नि को फ्यूल भी तो चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि हेमंत और शिशिर दोनों सर्दियों में पौष्टिक खाना खाएं। मतलब स्निग्ध, घी तेल वाला, खट्टा और नमकीन खाना। और जब कड़ाके की ठंड यानी शिशिर ऋतु आती है, तब रूखेपन और ठंडी हवा से बचना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब सर्दियों का भारीपन कम हो रहा है और हम बसंत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बदलाव अपने साथ शरीर के लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। देखते हैं क्या। ये श्लोक बसंत की असली प्रॉब्लम को बताता है। सर्दियों में जो कफ यानी श्लेष्मा हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया था, वो अब सूरज की गर्मी से पिघलने लगता है। और यही पिघला हुआ कफ हमारी पाचन अग्नि को डिस्टर्ब कर देता है, उसे कमजोर कर देता है। यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। इसीलिए बसंत की पूरी लाइफस्टाइल इसी बढ़े हुए कफ को बैलेंस करने के लिए है। खाना ऐसा हो जो हल्का और रूखा हो, जैसे जौ और गेहूं। खूब एक्सरसाइज करें। और हाँ, भारी खाना, मीठा और दिन में सोना मतलब दिवा स्वप्न तो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये कफ को और बढ़ाएगा। अब बसंत के बाद आती हैं गर्मियां। सूरज एकदम अपने चरम पर होता है और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे कम। चलिए देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है। यहाँ सूरज यानी भास्कर के लिए जो लिखा है वो बहुत खूबसूरत है कि वो अपनी किरणों से दुनिया का सारा स्नेह मतलब सारी नमी और चिकनाई को पी रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि गर्मियों में कूल और हाइड्रेटेड रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर है हमारा गोल है शरीर की इस खोई हुई नमी को वापस लाना और ठंडक बनाए रखना। इसके लिए मीठी, ठंडी और लिक्विड वाली चीजें खानी चाहिए। घी, दूध और सत्तू ये सब इस मौसम में अमृत की तरह काम करते हैं। और अब हम आ गए हैं साल के सबसे कॉम्प्लेक्स फेज में, वर्षा और शरद ऋतु। पहले मानसून की नमी और फिर शरद की तेज गर्मी। शरीर को डबल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो इससे कैसे निपटें? देखिए, वर्षा ऋतु में हमारा शरीर गर्मियों की वजह से पहले से ही कमजोर होता है और ऊपर से हवा में जो नमी होती है वो हमारी पाचन अग्नि को और भी धीमा कर देती है। इससे वात दोष बढ़ जाता है और डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
तो इस मौसम में पूरा फोकस होता है उस कमजोर पाचन अग्नि को फिर से मजबूत करने पर और शरीर को सीलन से बचाने पर। आयुर्वेद में तो इस मौसम के लिए बस्ती कर्म को बेस्ट माना गया है ताकि बढ़ा हुआ वात शांत हो सके। और जैसे ही बारिश खत्म होती है और सूरज वापस तेजी से निकलता है, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बारिश में जो पित्त दोष शरीर में जमा हो गया था, वो अब इस अचानक आई गर्मी से भड़क उठता है, एग्रेवेट हो जाता है। तो अब हमारा गोल भी बदल जाता है। अब पूरी दिनचर्या इस बढ़े हुए पित्त को शांत करने पर फोकस हो जाती है। इसके लिए ठंडी तासीर वाली चीजें खानी है और विरेचन जैसी थेरेपी की मदद ली जाती है। सीधा सीधा मतलब है शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को बाहर निकालना। शरद ऋतु के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, हंसोदक। ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये वो पानी है जिसे दिन में सूरज की किरणों से तपाया गया हो और रात में चांद की किरणों से ठंडा किया गया हो। माना जाता है कि ये पानी इस मौसम में अमृत के बराबर होता है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि एक मौसम से दूसरे मौसम में हम स्मूथली कैसे जाएं बिना बीमार पड़े। तो आयुर्वेद इसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताता है, जिसे कहते हैं ऋतु संधि। इसके लिए बस एक नंबर याद रखना है, 14। आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी दो मौसमों के बीच 14 दिन का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। यही वो टाइम है जब हमें अपने शरीर को आने वाले मौसम के लिए तैयार करना होता है। और इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। इन 14 दिनों में पिछले मौसम की आदतों को धीरे धीरे कम करना है और आने वाले मौसम की आदतों को धीरे धीरे अपनाना है। ये जो ग्रेजुअल चेंज है, यही शरीर को अचानक लगने वाले झटकों से बचाता है और हमें मौसमी बीमारियों से दूर रखता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। आज की इस 24/7 वाली फास्ट लाइफस्टाइल में हम प्रकृति की इस लय से खुद को कैसे जोड़ सकते हैं? अपनी मॉडर्न लाइफ में ऋतुचर्या के इन सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइए कि अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।